नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर, प्रोटेक्टर और गार्जियन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स पास की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी से जुड़ी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। दोस्तों, आजादी के बाद देश में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत थी। उस समय ज्यादातर लोग लैंडलेस थे और कुछ बड़े जमींदारों के पास ही लैंड की ओनरशिप थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट चाहती थी कि जमींदार से जमीन लेकर सभी में बांट दी जाए, लेकिन जमींदार इसका विरोध करने लगे, जिसके चलते पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(1)(f) जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, उसे एक लिमिटेड राइट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू आर्टिकल्स 31A और 31B को इंसर्ट किया, जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को लैंड एक्विजिशन की पावर्स दी, और कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल ऐड किया और ये कहा कि 9 शेड्यूल में एडेड लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट्स करती है तो उसे आर्टिकल 13 के अंडर लॉ माना जाता है, और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं ला सकती जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करता हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को नैरो डाउन करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने की पावर्स देता है, और इन अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13(2) के अंडर लॉ नहीं माना जाएगा। और ये जजमेंट पास की कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसमें अमेंडमेंट्स कर सकती है। इसी के कुछ समय बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में भी कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस की जजमेंट को अपहेल्ड किया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर्स दे दी। फिर 1967 में आती है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट। आईसी गोलकनाथ के पास एक्सेस लैंड थी जिसे पंजाब गवर्नमेंट लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। गोलकनाथ ने स्टेट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस केस में पेटिशनर थे नाना भाई पालकीवाला। इन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, जो कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना, न कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ही बदल देना। ये पहली बार था जब बेसिक स्ट्रक्चर्स देश में डिस्कस किए जा रहे थे। इस केस में 11 जजेस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और तब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के अंडर की गई अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर लॉ माना जाएगा, और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाले लॉज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 इज लिमिटेड। ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी से जुड़े तीसरे केस की, और वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस को फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस देश का अब तक का लॉन्गेस्ट जजमेंट है, जिसे 703 पेजेस में लिखा गया, और इसमें 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। साथ ही साथ इसे सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस भी कहा जाता है।
दोस्तों, केरला में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को पास किया गया, जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने कसोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडनीर मठ की लैंड को एक्वायर कर लिया। 1970 में मठ के हेड केशवानंद भारती ने इन लैंड रिफॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसी दौरान आईसी गोलकनाथ केस की जजमेंट के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए। इसमें पहली थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, जिसमें आर्टिकल 368 के अंडर की गई अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13 के अंडर एक्सेप्शन माना गया और ये कहा गया कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। दूसरी थी 25th अमेंडमेंट 1971, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसे कर्टेल किया। और तीसरी थी 29th अमेंडमेंट 1972, जिसने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया। केशवानंद भारती केस में इन तीनों अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया। इस केस में भी एन पालकीवाला ही पेटिशनर थे। दोस्तों, कोर्ट ने पार्लियामेंट द्वारा की गई तीनों अमेंडमेंट्स यानी कि 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट्स को वैलिडेट करते हुए आईसी गोलकनाथ केस की जजमेंट को ओवररूल किया और कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ये भी कहा गया कि अगर 9th शेड्यूल में एडेड लॉज फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वे उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। 24 अप्रैल 1973 को पास हुई इस हिस्टोरिकल जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया और ये कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।